तो हेलो बच्चों, चैप्टर हो गई है ख़त्म। और चैप्टर में से मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बहुत सारे सवाल आपके लिए और काफ़ी इजी और जिससे आप पूरी चैप्टर जो है समझ जाओगे, ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। और आपने अगर इसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपको ओवरऑल चैप्टर की जो ओवरऑल नॉलेज है वो लगभग हो जाएगी। तो ये उस हिसाब से भी अच्छी है कि अगर आप पूरी चैप्टर नहीं पढ़ते हो और ये जो मैंने लाइनिंग कर दी है, एक से लेकर कम से कम 22-23 क्वेश्चंस हैं, इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आप पूरा चैप्टर पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने उस पर उठा करके ही मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले अगर कोई नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट भी करें और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट वेयर द मेन डायनेस्टीज़ इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 7th एंड 12th सेंचुरी। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे कौन कौन से साम्राज्य या कौन कौन से वंश जो है वो शासन कर रहे थे। तो आंसर है द मेन डायनेस्टीज़ ड्यूरिंग द 7th to 12th century in North India were चौहान डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी एंड पाल डायनेस्टी। ये सारे डायनेस्टीज़ जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में राज कर रहे थे। और इसमें से आप एक चालुक्य डायनेस्टी को भी अगर ऐड कर सकते हैं तो कर दे सकते हैं। चालुक्याज़ को भी आप इसी में ऐड कर लें, अदरवाइज उसे आपको साउथ के वंशों में ऐड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वेयर द मेन डायनेस्टीज़ इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग 7th to 12th सेंचुरी। अब साउथ इंडिया में देखते हैं कौन कौन से डायनेस्टीज़ थे 7th to 12th सेंचुरी के दौरान। आंसर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी were the main dynasties in South India during 7th and 12th century। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 who were सामंताज। सामंत कौन थे। तो आंसर लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स अंडर एनी किंगडम इन मिडिएवल इंडिया वेयर कॉल्ड सामंताज। तो जो सामंत थे वो कौन थे, वो लैंडलॉर्ड्स थे या तो वॉरियर चीफ्स थे जो किसी किंगडम के अंदर रहते थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वेयर द टाइटल्स अडॉप्टेड बाय द सामंताज इन मिडिएवल इंडिया। मिडिएवल इंडिया में सामंतों ने कौन कौन से जो टाइटल हैं या अपना उपनाम जो है उन्होंने ग्रहण किया था, रखा था। तो आंसर होगा अधिकतर सामंत जो थे वो महासामंत, मतलब कोई अगर सामंत थोड़ी उसकी शक्ति बढ़ जाती थी, उसका क्षेत्र बढ़ जाता था तो वो अपने आप को महासामंत बोलने लगता था या उससे भी बड़े हो जाने पर महामंडलेश्वर बोलने लगता था। क्वेश्चन नंबर 5 हु वेयर राष्ट्रकूट्स। राष्ट्रकूट कौन थे। तो राष्ट्रकूट्स वेयर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ चालुक्याज। राष्ट्रकूट जो हैं वो चालुक्यों के अंदर काम करने वाले उनके सेनानायक या छोटे पदों में कार्यरत लोग थे। ऑफ कर्नाटका हु लेटर एस्टैब्लिश्ड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। जिन्होंने बाद में खुद को स्वतंत्र होकर, मतलब वो राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के अंतर्गत, चालुक्यों के साम्राज्य में छोटे बड़े सामंत हुआ करते थे। और जिन्होंने बाद में जब चालुक्यों की शासन व्यवस्था जब कमज़ोर पड़ी तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और खुद का वंश राष्ट्रकूट वंश वो उन्होंने स्थापित कर दिया। अगला है आपका तो हु वेयर राष्ट्रकूट्स। राष्ट्रकूट कौन थे। तो राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के
अंतर्गत सामंत या छोटे बड़े सामंत थे और बाद में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राष्ट्रकूट वंश की नींव डाल दी। अगला क्वेश्चन है, वाई द हिरण्यगर्भ रिचुअल वाज परफॉर्म्ड इन मिडिवल इंडिया। 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान या उसके पूर्व या बाद भी हिरण्यगर्भ जो एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है उसे क्यों किया जाता था। द हिरण्यगर्भ रिचुअल वेर परफॉर्म्ड by some rulers in medieval India to give rebirth himself as the Kshatriya. For example, Danti Durg of Rashtrakoot had done it. तो हिरण्यगर्भ जो सांस्कृतिक अनुष्ठान है वो वैसे राजा किया करते थे जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे, लेकिन वो अपने आप को पुनः जो है उनका पुनर्जन्म करवाना चाहते थे क्षत्रिय के रूप में, यानी अपनी जाति को क्षत्रिय में बदलना चाहते थे। तो वो हिरण्यगर्भ सांस्कृतिक अनुष्ठान ब्राह्मणों के योगदान से करते थे और उसके बाद उनके वंश को क्षत्रिय वंश की मान्यता दे दी जाती थी समाज में। तो ऐसा एक राजा ने किया था, दंती दुर्ग जो थे राष्ट्रकूट के, उन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था। तो इससे पता चलता है कि दंती दुर्ग जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे और हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के बाद वो क्षत्रिय मान्यता उनको मिली। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेम सम नॉन क्षत्रिय रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। अब उस समय 700 से 12वीं शताब्दी में कुछ जो गैर क्षत्रिय, जो क्षत्रिय वंश के नहीं थे, वैसे कौन कौन से राजा हुए या शासक हुए। तो उनमें से 2 शासक थे, कदम्ब मयूर शर्मन और हरिचंद्र। ये दोनों क्षत्रिय वंश से नहीं थे, लेकिन उन्होंने राज किया था, है ना। इन्होंने राज किया था और मयूर शर्मन ब्राह्मण वंश के थे, ब्राह्मण प्रजाति से थे और हरिचंद्र भी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइटल्स वेर अडॉप्टेड बाय द रूलर्स इन 7th to 12th सेंचुरीज। 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान राजाओं के द्वारा कौन सी उपाधियां जो हैं वो धारण की जाती थी। तो उस समय जो राजा हुआ करते थे, अगर उनकी शक्ति बढ़ती थी तो उस हिसाब से वो अपनी उपाधि जो है वो महाराजा धीराज या त्रिभुवन चक्रवर्तिन ऐसी उपाधियां रखा करते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वेर टेकन एज अ रेंट फॉर द लैंडलॉर्ड्स बाय द लैंडलॉर्ड्स और द किंग्स इन द 7th centuries एज टैक्स। तो 7वीं शताब्दी में जो राजा थे या जमींदार थे, सामंत थे, वो टैक्स किस रूप में लिया करते थे, है ना। टैक्स के रूप में क्या लिया करते थे। तो आंसर होगा प्रोडक्ट्स ऑफ पीजेंट्स, किसानों के उत्पाद, कैटल कीपर्स या पशुपालक, आर्टिजन्स या जो कारीगर होते थे, वेर टेकन एज द रेंट बाय द लैंडलॉर्ड्स और द किंग। तो किसानों के उत्पाद या तो पशुपालकों के उत्पाद या तो कारीगरों के उत्पाद को रेंट के रूप में यानी टैक्स के रूप में 7th सेंचुरी में सामंत या राजा जो है उस क्षेत्र का होता था वो लेता था टैक्स के रूप में, कर के रूप में। यानी किसान के द्वारा उत्पादन किए हुए जो फसल होते थे उनमें से कुछ हिस्सा, पशुपालकों में से उन पशुपालकों के उनके द्वारा जो उत्पादित होता था जैसे दूध या ऊन, है ना, या मांस, उसको जो है टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। कारीगरों से उनके द्वारा बनाए गए जो सामान होते थे उन सामानों में से जो राज्य के लिए आवश्यक होते थे वो सामान जो है कर के रूप में ले लिए जाते थे, कुछ हिस्सा इस प्रकार से कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर प्रशस्तीज, प्रशस्ति क्या होते हैं, एंड व्हाट वाज रिटन इन इट, प्रशस्ति जो है वो क्या है और इसमें क्या लिखा होता था। तो आंसर है प्रशस्तीज वेयर डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय लर्नड ब्राह्मणास। प्रशस्ति जो होते थे वो वैसे किताबें या
या दस्तावेज होते थे जिन्हें लर्नड ब्राह्मणास मतलब विद्वान ब्राह्मण या पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग जो है वो लिखा करते थे इन प्रेज ऑफ द रूलर और द किंग। राजा या शासक की प्रशंसा में वो कुछ न कुछ लिखते थे, जैसे कोई कहानी हो या कोई कविता हो, ऐसा वो लिखते थे और वो उन्हें ही प्रशस्ति कहा जाता था। यानी प्रशंसा के लिए लिखा गया पत्र प्रशस्ति, किसी की प्रशंसा में लिखा गया जो पत्र होता था, दस्तावेज होता था, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। इट कंटेन्ड द ब्रेव डीड्स एंड वॉर विक्ट्रीज ऑफ द किंग्स। इसमें अधिकतर जो है राजाओं के बड़े बड़े कारनामे या बहादुरी के कारनामे या साहस के किस्से और लड़ाइयों के जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो लड़ाइयों को जो राजा ने जीता उसका वर्णन आदि जो है उसमें रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज कल्हण एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। कल्हण कौन थे और उनका क्या योगदान था भारतीय इतिहास में। तो आंसर है कल्हण वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ कश्मीर। कल्हण जो थे वो एक कश्मीर के बहुत बड़े ज्ञानी थे और विद्वान थे। हु रॉट ए संस्कृत पोइट्री बुक। उन्होंने एक संस्कृत में एक काव्य लिखा विच ही प्रोवाइडेड वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स ऑफ कश्मीर, और जिसमें उन्होंने कश्मीर के पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की कहानी काफ़ी प्रामाणिक तौर पर लिखी है। मतलब उसमें उन्होंने अतिशयोक्ति काफ़ी कम आपको मिलेगी। इसलिए हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए, भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी ज़रूरी वो दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 12 है वाई ट्रिपटाइट स्ट्रगल हैपन एंड अमोंगस्ट हुम। त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो क्यों हुआ था और किनके बीच हुआ था। तो आंसर है ट्रिपटाइट स्ट्रगल हैपन फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है या त्रिगुटीय संघर्ष जो है वो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुआ था। उस समय कन्नौज जो है वो भारत का मुख्य केंद्र माना जाता था और जो भी राजा उस पर कब्जा कर लेता था कन्नौज पर, उसे ही पूरे भारतवर्ष का सम्राट मान लिया जाता था। तो इसलिए तीन पक्षों में ये संघर्ष जो है कन्नौज को जीतने के लिए संघर्ष चला था। एंड इट हैपन बिटवीन गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी। और ये इसके लिए किन पक्षों ने युद्ध किया था। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के राजाओं ने युद्ध किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 वाई महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। गजनी का जो अफ़गानिस्तान में एक स्थान है गजनी, वहाँ का एक शासक था आक्रमणकारी महमूद जो था, उसने 17 बार भारत में आक्रमण किए। क्यों ऐसे किया उन्होंने 17 बार आक्रमण उसने। तो महमूद वाज आंसर है, तो महमूद वाज एन इन्वेडर। महमूद जो था वो एक आक्रमणकारी था। ही वॉज वेरी मच अफेक्टेड बाय द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। वह भारत के धन और संपदा से काफ़ी प्रभावित था। एंड इट्स टेम्पल्स, और इस खास तौर पर यहाँ के जो मंदिरों में जो धन संपदा थी उसको लेकर काफ़ी आकर्षित था। सो ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। इसलिए उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। टू लूट द वेल्थ, उस धन को लूटने के लिए। एंड स्प्रेड इट्स रिलीजन, और अपने धर्म को के प्रचार प्रसार के लिए भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हु डिफीटेड अफगान रूलर गोरी। गोरी को किसने हराया। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड अफगान रूलर गोरी। गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने भी आक्रमण किया था भारत पर, इसी आशा से, धन संपदा लूटने की आशा से। तो पृथ्वीराज चौहान जो उस समय अजमेर के राजा थे, अजमेर और दिल्ली क्षेत्र में राजा थे चौहान वंश के, उन्होंने उसे हराया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 हु एस्टैब्लिश्ड चोल डायनेस्टी। अब दक्षिण भारत के शासकों पर चलते हैं। तो चोल वंश को किसने स्थापित किया था। तो आंसर है विजयालय एस्टैब्लिश्ड चोल डायनेस्टी। विजयालय नामक व्यक्ति ने जो है चोल वंश की नींव या चोल वंश की स्थापना की थी। अगला है
हु वॉज द मोस्ट पावरफुल चोल सम्राट? सबसे अधिक शक्तिशाली चोल राजा कौन थे? तो राजराज प्रथम वॉज द मोस्ट पावरफुल चोल सम्राट। राजराज प्रथम जो थे वो सबसे शक्तिशाली चोल सम्राट हुए। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, विच डायनेस्टी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नेवी? किस डायनेस्टी, किस वंश, राजवंश के पास एक काफ़ी मजबूत नौसेना थी, यानी समुद्री सेना थी? तो आंसर है चोल डायनेस्टी। चोल वंश के पास काफ़ी मजबूत समुद्री सेना थी, जिसकी मदद से उन्होंने श्रीलंका और उधर साउथ ईस्ट एशिया के देशों को हराया और अपना विजय पताका फहराया और अपने साम्राज्य को वहाँ तक फैलाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्रीज चोला किंग्स इन्वेडेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ देयर डायनेस्टी? चोल राजाओं ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किन किन देशों पर आक्रमण किया? आंसर है टू एक्सटेंड देयर डायनेस्टी चोल किंग्स इन्वेडेड गंगा वैली, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चोल राजाओं ने गंगा घाटी यानी हमारे उत्तर भारत के गंगा के मैदानों पर भी आक्रमण किया, श्रीलंका को पर आक्रमण किया और दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वहाँ पर भी आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है हाउ टेम्पल्स वेयर सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ? मंदिर जो हैं वो कैसे उस समय 7वीं से 12वीं शताब्दी में मंदिर जो थे वो कैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे? तो आंसर है कि वेरी ऑफन प्रीस्ट्स, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स लिव्ड नियर द टेम्पल्स। अक्सर जो है पुजारीगण, माला बनाने, फूल मालाएं बनाने वाले, रसोइया, साफ़ सफाई करने वाले, म्यूजिशियंस मतलब संगीतकार, डांसर्स मतलब नृत्य करने वाले, जो ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो मंदिरों के ही आसपास रहा करते थे, क्योंकि मंदिर को जो है काफ़ी बड़ी भूमि ज़मीन जो है दान में मिली हुई रहती थी और उसके कारण और मंदिर उस समय काफ़ी आस्था के केंद्र थे और हिंदू धर्म काफ़ी फला फूला हुआ था, इसलिए लोग जो है काफ़ी अधिक मात्रा में मंदिरों में पूजा अर्चन के लिए आते थे और जिसके कारण उसके आसपास जो है इस तरह का एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक पूरा कुनबा तैयार हो गया था। इसीलिए वो मंदिर जो है वो इसके केंद्र बन गए थे। यानी जो भी मंदिर होता था उसके आसपास आपको आर्थिक गतिविधि ज़्यादा दिखाई पड़ती थी। सामाजिक ढंग से सामाजिक गतिविधि मतलब बहुत प्रकार के लोग बसोवास यानी घर बनाकर रहने लगे थे और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अनुष्ठान या सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग भी वहाँ रहने लगे थे, जैसे कि संगीतकार, नृत्यकार आदि। इसीलिए मंदिर जो थे उस समय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता के केंद्र बन गए थे। अगला सवाल है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हाउ चोलाज एक्सटेंडेड देयर एग्रीकल्चरल लैंड्स? चोलों ने अपने कृषि योग्य भूमि को कैसे विस्तार किया? तो आंसर है टू एक्सटेंड देयर एग्रीकल्चरल लैंड्स चोलाज क्लियर्ड फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल साफ़ किए, लेवल्ड डाउन लैंड्स, जो निम्न भूमि थी, नीची भूमि थी, उसको बराबर किया, एंड इम्बार्क्ड द कावेरी डेल्टा, और कावेरी डेल्टा के जो ज़मीन को जो है उन्होंने चारों तरफ मेड़ लगाया, मतलब मिट्टी ऊंची करके मिट्टी की दीवार बनाई, टू मैनेज फ्लड वाटर, ताकि बाढ़ के पानी को रोका जा सके, फॉर यूजिंग द फर्टाइल लैंड, उस उपजाऊ भूमि के उपयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज़ चोलाज डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर कृषि के लिए चोल राजाओं ने क्या क्या कृत्रिम उपाय किए? तो फॉर आर्टिफिशियल इरिगेशन, कृत्रिम सिंचाई के लिए चोलाज डग वेल्स, चोलों ने कुएं खुदवाए, कंस्ट्रक्टेड ह्यूज टैंक्स, और ज़मीन पर बड़े बड़े कुंड, जल के कुंड जो है वो खुदवाए,
ऑन द ग्राउंड टू कलेक्ट द रेन वाटर, ताकि वर्षा के जल को का संग्रह किया जा सके और जब सिंचाई की आवश्यकता हो तो उससे सिंचाई किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग डिफाइन करेंगे कि इनका अर्थ क्या था उस समय 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान, या तो पूरे भारतीय इतिहास के दौरान उस समय। नंबर 1 है उर। उर किसको कहा जाता था? तो उर थे क्या? सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स ऑफ मैनी विलेजेस। कई गांवों के किसानों के समूह को उर कहा जाता था। नाडू किसे कहा जाता था? लार्ज ग्रुप्स ऑफ उर। अब उर के भी बड़े बड़े समूहों को मिलाकर नाडू बनता था। वेल्लन किसे कहा जाता था? पीजेंट्स ऑफ द डायनेस्टी, यानी उस समय साम्राज्य के जो किसान थे उनको वेलन कहा जाता था। मूवेंद वेलन, तो पीजेंट्स सर्विंग 3 किंग्स। वैसे किसान जिन्होंने 3 पीढ़ियों के राजाओं को अपनी सेवाएं या अपने उत्पाद दिए थे कर के रूप में, उन्हें मूवेंद वेलन कहा जाता था। अरैयर किन्हें कहा जाता था? तो चीफ ऑफ द उर, यानी किसानों के मुखिया या उर के जो मुखिया होते थे उनको अरैयर कहा जाता था। अगला है वेलन वगई। वेलन वगई का क्या अर्थ होता है? तो एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑफ नन ब्राह्मणास, जो गैर ब्राह्मण लोग होते थे, यानी ब्राह्मणों को छोड़ करके जो अन्य जाति के लोग होते थे, उनके कृषि योग्य ज़मीन को, भूमि को वेलन वगई कहा जाता था। उसके बाद है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय किसे कहा जाता है? तो लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास। ब्राह्मणों को जो राजा ज़मीन दान में देते थे, तो ब्राह्मण को दान में दिए गए ज़मीन को ब्रह्मदेय कहा जाता था। अगला है शाला भोग। शाला भोग किस ज़मीन को कहा जाता था? तो लैंड गिफ्टेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स। उस समय जो विद्या अध्ययन के जो केंद्र हुआ करते थे, पाठशाला आदि, उसके रख रखाव के लिए जो ज़मीन दान में दी जाती थी, उस ज़मीन को शाला भोग कहा जाता था। अगला है देवदान। देवदान किस भूमि को कहा जाता था? तो लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। मंदिरों को दी गई जो दान दी जाती थी ज़मीन, उस ज़मीन को देवदान कहा जाता था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पच्चीचंदम, पल्लीचंदम। पल्लीचंदम किसे कहा जाता था? तो वैसे ज़मीन को लैंड गिफ्टेड टू जैन संघ। जैन संघ को दिए गए ज़मीन को, जो जैन धर्म के लोग थे उनके जो संघ है, उनको जो ज़मीन दान में दी जाती थी, उसे पल्लीचंदम कहा जाता था। अगला है सभा। सभा किसे कहा जाता था? तो असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स। जो मुख्य और विद्वान और काफ़ी बड़े बड़े ज़मीन के जो मालिक ब्राह्मण थे, उनके समूह को सभा कहा जाता था। यानी बड़े बड़े जमींदार ब्राह्मण, यानी वैसे बड़े बड़े और काफ़ी प्रसिद्ध ब्राह्मण जिनके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन होती थी, राजा के द्वारा दान किया हुआ, उस ज़मीन के मालिकों का जो समूह होता था, वैसे वैसे ब्राह्मणों के जो समूह होते थे, उनको कहा जाता था सभा। नगरम किसे कहा जाता था? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। व्यापारियों के संघ को या व्यापारियों के समूह को नगरम कहा जाता था। पुलैयाज किन्हें कहा जाता था? तो सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट बाय द ब्राह्मणास एंड वेलाल्स। जो सामाजिक समूह या सामाजिक जो एक वर्ग था, जिन्हें ब्राह्मण और वेलालों के द्वारा आउटकास्ट कर दिया गया था, यानी जाति से बाहर कर दिया गया था या नीच जाति का माना जाता था, उन्हें ही पुलैयाज कहा जाता था। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रश्न का अंत होता है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी रहेंगे। अब हम जो किताब के जो अंत में जो प्रश्न हैं, उनके आंसर्स आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए, किताब का जो पहला प्रश्न है वो एक टेबल मैच है। तो इस टेबल मैच को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
गुर्जर प्रतिहार जो थे, वो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो कहाँ पे स्थापित थे? तो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में। राष्ट्रकूट कहाँ थे? वेस्टर्न डेक्कन मतलब दक्षिणी भारत के पठार में थे। पाल जो वंश था वो कहाँ था? बंगाल में, आज के पश्चिम बंगाल। चोल वंश कहाँ स्थापित था? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु वेर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल? कौन से पक्ष जो थे वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो आंसर है द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वेर गुर्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट्स एंड पाल्स। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा, राष्ट्रकूट वंश के राजा और पाल वंश के राजा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कई पीढ़ियों तक वो इस संघर्ष में लगे रहे। तो 3 वंश लगे थे, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द सभा इन द चोल एम्पायर? चोल साम्राज्य में किसी सभा के जो मेंबर बनने के लिए, सभा की कमेटी जो होती थी, उस कमेटी में मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं, क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या थी? तो आंसर है क्वालिफ़िकेशंस नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए कमिटी ऑफ द सभा इन चोल एम्पायर वेयर क्या क्या थे? नंबर 1, मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड। जो सब मेंबर जो होना चाहते हैं उनके पास ज़मीन, पहले वो ज़मीन के मालिक होने चाहिए। विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड, वो भी वैसी ज़मीन जिससे सरकार, जिससे साम्राज्य को टैक्स मिलता हो, कर मिलता हो। नंबर 2, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके अपने घर होने चाहिए। नंबर 3, दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स, 35 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए। नंबर 4, दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेद का ज्ञान होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, वो प्रशासनिक क्रियाकलापों में दक्ष होने चाहिए एंड ईमानदार भी उनको होना चाहिए। नंबर 6, नॉट हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, और पिछले 3 वर्षों में किसी भी कमेटी के सदस्य वो नहीं होने चाहिए। नंबर 7, दे शुड सबमिट हिज अकाउंट्स एज वेल एज ऑफ रिलेटिव्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और चुनाव में आने के लिए उन्हें अपने और अपने सदस्य, अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, उनके भी जो इनकम के स्रोत हैं, आय के स्रोत हैं, उन्हें वो सार्वजनिक करना पड़ता था। तो ये शर्त थे। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, व्हाट वेर द 2 मेजर सिटीज़ अंडर कंट्रोल ऑफ चाहमनाज? चौहानों के अंतर्गत कौन से 2 शहर जो हैं वो काफ़ी उनके कब्जे में था? तो दिल्ली एंड अजमेर, दिल्ली और अजमेर जो थे वो चौहानों के कब्जे में था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द राष्ट्रकूट्स बिकम पावरफुल? राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो आंसर है राइज ऑफ पावर ऑफ राष्ट्रकूट। द नंबर 1 है राष्ट्रकूट वेयर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटक। ये जो थे वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूट। नंबर 2, इन द मिड 8th सेंचुरी चीफ ऑफ राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड। 8वीं शताब्दी में के मध्य में राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य राजा को ओवरथ्रो, उनको सिंहासन से हटा दिया एंड परफॉर्म्ड रिचुअल, और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हिरण्यगर्भ करके स्वयं ही राजा बन बैठे एंड ही गेव हिम द टाइटल ऑफ क्षत्रिय, और उन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके खुद को क्षत्रिय घोषित कर लिया। इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ, क्योंकि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, और उन्होंने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। नंबर 3, व्हेन दे गेन पावर एंड वेल्थ, जब वो उनके पास शक्ति और धन हो जाता था, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और
नए राज्य की, नए वंश की स्थापना कर दी। दे फाउट विथ गुर्जर प्रतिहार, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज को जीतने के लिए भी हिस्सा लिया, है ना। दे फाउट विद गुर्जर प्रतिहार, वो गुर्जर प्रतिहारों से लड़े। एंड पाल डायनेस्टीज, और पाल वंश के साथ लड़े। फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। टू डेमोस्ट्रेट देयर पावर, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। दिस इज़ हाउ दे रोज टू पावर, और इस प्रकार से वो शक्ति संपन्न बने। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। नए नए जो राजवंश होते थे वो अपनी मान्यता को बढ़ाने के लिए क्या करते थे ताकि समाज उसे स्वीकार कर ले, ऐसा क्या करते थे। तो नंबर 1 है, द न्यू डायनेस्टीज वेयर बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन्स एंड एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स एंड सामंताज। तो जो नए नए राजवंश स्थापित हुए और उभरे, वो पहले जो पूरे भारत में शासन करने वाले जो राजा होते थे, सम्राट होते थे, उनके अंतर्गत वो सामंत हुआ करते थे। नंबर 2, दे गेंड पावर, उन्हें जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ी, मतलब पूरे भारतवर्ष में राज करने की जो शक्ति है, जो राजा है उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ी, तो दे गेंड पावर, तो ऐसे सामंत जो है वो शक्तिशाली हो गए। एंड वेल्थ, और उनके पास संपन्नता आ गई। टू डिक्लेयर देमसेल्व्स महासामंत, उन्होंने अपने आप को महासामंत घोषित कर दिया या महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। एंड सो ऑन। दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और उन्होंने अपने ऊपर के जो शासक राजा होते थे उनसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और नए वंश की नींव रख दी। दे परफॉर्म रिचुअल्स टू डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी क्षत्रिय, और कभी कभार अगर कोई सामंत अगर क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे तो वो कुछ खास सांस्कृतिक अनुष्ठान करके खुद को क्षत्रिय घोषित कर देते थे। नंबर 5 है, दे फाउट वॉर, वो युद्ध लड़ा करते थे विथ नेबरिंग रीजन्स, अपने आसपास के राज्यों से। टू गेन पावर, शक्ति को और बढ़ाने के लिए। एंड ऑल्सो बिल्ट टेम्पल टू एक्नॉलेज इट, और वो अपने जीत की खुशी में, विजय के उपलक्ष्य में वो मंदिरों का भी, बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण करते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन तमिल रीजन। तमिल क्षेत्रों में कैसे कैसे सिंचाई की व्यवस्थाएं क्या क्या थी। तो काइंड ऑफ तमिल इरिगेशन वर्क्स डेवलप्ड इन तमिल रीजन, जो तमिल क्षेत्र में सिंचाई के जो प्रकार थे वो निम्न प्रकार थे। नंबर 1, वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑफ रिवर कावेरी प्रोवाइडेड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। कावेरी नदी से नहरें निकाली जाती थी जो कृषि के लिए आवश्यक आर्द्रता देती थी। नंबर 2, सम एरियाज वेल्स वेयर डग, कुछ क्षेत्रों में कुएं भी खुदवाए गए थे। एंड इन सम प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, और कहीं कहीं पर भूमि पर बड़े बड़े कुंड खुदवाए गए थे। टू कलेक्ट रेन वाटर, कृषि के जल का संग्रह करने के लिए, वर्षा के जल को संग्रह करने के लिए। नंबर 3, एम्बार्कमेंट्स वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की रोकथाम के लिए बड़ी बड़ी मेड़ जो है वो बनाई गई थी ज़मीन के चारों ओर, भूमि के चारों ओर, ताकि बाढ़ का पानी अंदर ना घुस सके और उसके अंदर के ज़मीन पर खेती हो सके। नंबर 4, कैनल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू फील्ड्स, नहरें खोद कर निकाली गई थी और ज़मीनों जो भूमि है उसके मध्य से निकाली गई थी ताकि उनको सिंचाई के लिए पानी मिल सके। नंबर 5, स्लूस गेट वेयर बिल्ट टू रेगुलेट द ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक इनटू द चैनल्स दैट इरिगेट द फील्ड्स, और ख़ास तौर पर दरवाजे बनाए गए थे वैसे वाटर टैंकों के पास, जिससे वो पानी को जो है समय समय पर नहरों में डाला जाता था और सिंचाई की जाती थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, आखिरी प्रश्न है ये, व्हाट वेयर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोल टेम्पल्स, चोल जो मंदिर थे, चोलकालीन जो मंदिर थे उनके आसपास कैसी गतिविधियां रहती थीं। आंसर है, एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोल टेम्पल्स। नंबर 1, टेम्पल वेयर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, मंदिर जो थे वो हस्तकला या हस्तशिल्प के उत्पाद का केंद्र हुआ करते थे।
मतलब हाथ से जो बनाई गई मूर्तियाँ हैं या खिलौने हैं या विभिन्न प्रकार के जो सभ्यता के जो अलंकार हैं, उनके उत्पादन का केंद्र हुआ करते थे। मंदिरों के आसपास इनका खूब उत्पादन हुआ करता था, यानी कारीगर खूब बनाया करते थे, क्योंकि मंदिर लोग आते थे पूजा के लिए तो इसे भी खरीदते थे। एंड वेयर आल्सो इंडोर्ड विथ लैंड, और ऐसे मंदिर जो हैं वो उनको काफ़ी मात्रा में ज़मीन भी मिली हुई होती थी, बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, कभी महाराज के द्वारा, राजाओं के द्वारा या कोई आसपास के ज़मींदार या किसानों के द्वारा। नंबर 2, दे वेयर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये केवल पूजा के ही स्थान नहीं होते थे, बट ऑल्सो वेयर द हब ऑफ इकोनॉमिक, बल्कि ये इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सामाजिक एंड कल्चरल और सांस्कृतिक केंद्र भी हुआ करते थे, सांस्कृतिक क्रियाकलापों के भी केंद्र हुआ करते थे। नंबर 3, प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स एट्सेट्रा लिव नियर द टेम्पल एंड मैनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन द टेम्पल्स। पुजारी, माला बनाने वाले मतलब माली, ये कुक्स मतलब रसोइया, सफाई करने वाले, संगीतकार, नृत्यकार आदि जो है वो मंदिरों के आसपास ही रहा करते थे और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किया करते थे। नंबर 4, द टेम्पल्स वेयर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस विच आर कंसिडर्ड अमॉन्ग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो मंदिर थे वो ब्रोंज मतलब कांस्य प्रतिमा के बनाने के केंद्र भी हुआ करते थे, और उस समय के चोलकालीन जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो विश्व के सबसे विख्यात और सुंदर प्रतिमाओं में से एक हुआ करते थे। तो ये मैंने ये पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर दिया, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने बनाकर आपको दिखा दिए। अंत में उसके चैप्टर्स के जो अंत में जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों ने कर लिया। इस प्रकार से ये वीडियो अगर आप ये जो 3 सीरीज़ की वीडियो है तो उसे आप पूरा देख लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही पानी की तरह हो जाएगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि हमें अपने इतिहास को भी जानना चाहिए, और हमारे पढ़ाई के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। और इस समाज से और इस साम्राज्य से, चोल साम्राज्य और ये जो इतिहास का जो भाग था 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का, इससे काफ़ी मात्रा में प्रश्न जो हैं वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि इस चैप्टर को काफ़ी अच्छी तरह से और मन लगाकर इसको पढ़ें। तो थैंक यू, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।